आज हम लोग बेटा नेक्स्ट यूनिट 12th क्लास का शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। क्या नाम है बेटा? सॉल्यूशंस यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं बेटा। सॉल्यूशन के बारे में हम 9th 10th क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में बेसिकली ये आया था जब चैप्टर पढ़ा होगा हमने, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें बात की गई थी सबसे पहले सॉल्यूशंस के बारे में बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, सॉल्यूशन किस चीज को हम कह सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components या two compounds, more than two compounds, और substances लिख लो, two more than two substances whose composition कैन बी वेरिड। ठीक है, जिसकी कंपोजिशन किसी भी इंस्टेंस पर, एनी इंस्टेंस, ठीक है, वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स, कुछ सर्टेन लिमिट में जिसकी कंपोजिशन को चेंज किया जा सकता है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला पॉइंट तो यही निकल गया था बेटा कि ये कैसा मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा। ठीक है, और किसका होमोजीनियस मिक्सचर है? टू और मोर देन टू सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होने चाहिए, उनका होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसकी कंपोजिशन को सर्टेन लिमिट्स में हम चेंज कर सके। ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा। ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूशंस बोलेंगे। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अब कितने कंपोनेंट है उसके अंदर, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे हम बताते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, वो बाइनरी है, वो टर्नरी है, वो क्वाटरनरी है, कैसा सॉल्यूशन है वो उसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड करता है बेटा, कितने कंपोनेंट है। तो अगर बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की, इस पूरी यूनिट में हम बाइनरी सॉल्यूशन को ही कंसीडर करेंगे बेटा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनके अंदर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, यानी ओनली टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर थ्री नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हों, अगर तीन कंपोनेंट होंगे बेटा तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर चार कंपोनेंट हो तो उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा। ऐसे ही फर्दर चलते चले जाएंगे। हमें इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील करना है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशंस के साथ। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसके अंदर सिर्फ टू कंपोनेंट्स हो। अब ये कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशन के? ये तो दो कंपोनेंट है ना बेटा बाइनरी सॉल्यूशन के, वो कौन कौन से? उनको देखो। सबसे पहला कंपोनेंट तो आता है बेटा सोल्यूट, दूसरा कंपोनेंट आता है बेटा सोलवेंट, यानी एक तो सोल्यूट होगा कंफर्म है, और दूसरा किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बेटा? सोलवेंट होगा। सोल्यूट क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है, लेसर क्वांटिटी यानी कम मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होती है उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्वेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे मैं कहता हूं कि शुगर इन वाटर, तो शुगर जिसमें डिजोल्व हो वो तो सॉल्वेंट होता है, और जो डिजोल्व हो रहा होता है वो सोल्यूट होता है। तो शुगर डिजोल्व हो रही है किसमें? पानी में। तो जिसमें डिजोल्व हुई यानी पानी में डिजोल्व हुई तो पानी हमारा क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। और शुगर डिजोल्व हो रही है, जो डिजोल्व हो रही है वो क्या होगा? हमारा सोल्यूट कहलाएगा बेटा। शुगर कम अमाउंट में होती है, पानी लार्ज अमाउंट में ही लेते हैं, तभी तो उसमें घुलती है ना। सिंपल सी चीज है बेटा। अब बात करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है बेटा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। हम आपने पढ़ा होगा बहुत सारी रिएक्शन में कि आपको NaCl का मान ले इलेक्ट्रोलिसिस करवाए तो वो कह देगा NaCl एक्वस सॉल्यूशन ले लो भाई, मोल्टन स्टेट में NaCl ले लो। उस एक्वस का मतलब क्या होगा? कई बार आपने रिएक्शंस देखी होंगी जिनके अंदर ऐसे लिखा होगा CuSO4 और नीचे ये लिखा होगा ब्रैकेट में AQ। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस है। तो इस एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस उस सॉल्यूशन को बोला जाता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो? वाटर होता है। जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? वाटर होता है। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हमेशा
एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। और जिसके अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट ना प्रेजेंट हो उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोला जाता है। जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट ना हो एज ए सॉल्वेंट उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है बेटा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, अदर देन वाटर, अदर देन वाटर हो गई। जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, अदर देन वाटर, यानी वाटर को छोड़ के और कोई भी सॉल्वेंट हो, मान लो इथेनॉल हो, तो ये अल्कोहल इथेनॉल भी तो क्या हुआ, एक सॉल्वेंट ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, हम कई बार टर्म्स यूज करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब पहली चीज तो ये बात आती है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने से पहले अगर उसको समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा बेटा कि कंसंट्रेशन होती क्या है, कंसंट्रेशन क्या चीज है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा हमारी, वो किसके लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है। कंसंट्रेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं बेटा। एक्चुअल में जितना भी गिवन क्वांटिटी हमारे पास सॉल्यूशन का है, उसके अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसी को उस सॉल्यूशन का क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी कह सकते हो, क्वांटिटी कह लो, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की गिवन क्वांटिटी। मान लो मैंने कहा 100 ml सॉल्यूशन है और उसमें से 10 ml सॉल्यूट है, तो यानी वो 10% सॉल्यूशन हुआ किसका, उस सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में। ठीक है। तो इसका मतलब हम कंसंट्रेशन को क्या बोल सकते हैं कि ये अमाउंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है बेटा, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि इस कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, वो मेथड्स क्या हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी हम मेथड्स पढ़ने वाले बेटा। टॉपिक क्या है हमारा, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये CO1 के ऊपर CO1C के ऊपर N लगा रहा हूं ना, इसका मतलब कंसंट्रेशन ही है बेटा। यानी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से मेथड है बेटा हमारे पास। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बेटा हमारे पास सबसे पहला मेथड है कि हम उसकी मास परसेंट निकालें। क्या निकालें, सबसे पहला मेथड मास परसेंट निकाल लेते हैं, मास परसेंटेज निकालते हैं बेटा। और मास परसेंटेज, उसी में मास परसेंटेज में भी सबसे पहला क्या है, मास परसेंट वेट बाई वेट निकालेंगे बेटा। यानी मास परसेंट कैसे निकालनी है, वेट बाई वेट निकालनी है, वेट बाई वेट मास परसेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला है जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जिस जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसका मास, यानी मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट है, हम जब कंसंट्रेशन की बात करें कि एक कंपोनेंट है उसका मास ले लेंगे और फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 से। तो ये तरीका है बेटा मास परसेंटेज निकालने का। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वेट बाई वेट। तो मास ले लेंगे कंपोनेंट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उनका, और टोटल मास ले लेंगे बेटा सॉल्यूशन का, और इनटू में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100% आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी V बाई V। मास परसेंट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से निकालेंगे बेटा। तो ये कैसे आएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे, क्या करना है बेटा, हमें कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट
डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और अगर परसेंटेज दिया हो तो डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी चीज है बेटा। इसी में थर्ड वन क्या आएगा बेटा, इसी में थर्ड वन रहेगा कि हम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालें। पहले तो मास परसेंटेज निकाली, वेट बाई वेट, फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाली। अब मास परसेंट निकालनी है मास बाई वॉल्यूम, यानी W वेट बाई वॉल्यूम कर देंगे, W बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम निकालनी है ना अब तो हमें, मास बाई वॉल्यूम परसेंट यानी W बाई V कर देना है बेटा, मास बाई वॉल्यूम यानी W बाई V कर देना होगा। अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है बेटा, इसका फॉर्मूला नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल यूज में आती है बेटा। इस टर्म को सबसे ज्यादा मेडिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है बेटा। है क्या एक्चुअल में क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होती है बेटा, इट इज द मास ऑफ, ये क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ml of solution, यानी टोटल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास डिसॉल्व होगा ना वो हमें क्या देगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दे देगा बेटा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या है बेटा, हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड क्या है, पार्ट्स पर मिलियन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम भी लिखा जाता है बेटा। ये पीपीएम तुमने देखा होगा कहीं भी। पार्ट्स पर मिलियन में कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हमारे पास जो सोल्यूट होगा, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो दो पार्ट होंगे, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। जब भी जो सोल्यूट है वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, ट्रेस का मतलब इतना कम हो कि उसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर भी उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में करेंगे, यानी सिर्फ ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही थोड़ा अमाउंट में जब हो, ठीक है। व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ओनली ट्रेस अमाउंट वी यूज पीपीएम, हम पीपीएम का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं तब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए बेटा, कि जब हमारे पास सोल्यूट की मात्रा क्या हो, सिर्फ ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, सोल्यूट क्या हो, वो ट्रेस क्वांटिटी या ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, तब हम पीपीएम यूज करते हैं बेटा। और पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है देख लो भाई, पीपीएम किसके इक्वल होता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन। एक तो जब हम बात करते हैं पिकोमीटर, तुम्हें याद होगा 10⁶ जो होता है, उसी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल इजी है वो पिकोमीटर। जब हम 11th क्लास में जब हमने पढ़े थे ना, कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, जब हमने कुछ पढ़े थे कि फेम्टो क्या होता है, जेप्टो क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, सेंटी क्या होता है, डेसी क्या होता है, तो वो 10⁻⁴ की पावर, ताकि हम साइंटिफिक नोटेशन को इजीली लिख पाएँ, तो उसी चीज़ के लिए है। पीपीएम का यूज क्या है, पीपीएम ट्रेस क्वांटिटी जब भी हो सोल्यूट की, तब हम पीपीएम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट के बारे में बात करिए उसके नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, जितने भी पार्ट्स हैं, total number of parts of all components, total number of parts of all components multiplied by 10⁻⁶, तो आंसर हमारा जो भी आएगा वो पीपीएम में लिखा जाएगा बेटा, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के बारे में बात करें तो उस कंपोनेंट के नंबर कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स के टोटल नंबर कितना है उसको, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। अब मान लो यहाँ क्या होगा, मान लो कि 3.6 इंटू 10⁻⁴ -4 ग्राम, इतना मान लो कॉपर सल्फेट का मास दिया हुआ है,
ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो इसको ppm में तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, जो टोटल था वो डिवाइड कर देना, इनटू में 10⁻6 कर देना, आ जाएगा तुम्हारा ppm में आंसर, इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड क्या है, थर्ड वन, वो है मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंसंट्रेशन को, किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेटा। मोल फ्रैक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका सिंबल होता है वो ये होता है बेटा, काई जिसको बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है आड़ा डंडा सीधा और ये, ठीक है, काई बोलते हैं इसको, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है बेटा। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब भी इस काई को कैलकुलेट करना होता है बेटा हमें, जब भी इसको कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उन सब के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दीजिए। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है, उसमें ए है और बी टाइप है, दो टाइप है, ठीक है, दो टाइप बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो एक ए है एक बी है, इनमें से सोल्यूट सॉल्वेंट जो मानना चाहूँ, तो अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, एक्स ए अगर निकालना चाहूँ, या एक्स ए ही बोल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहूँ, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हम इसको एन ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है, डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी टोटल कंपोनेंट कितने, एक और एक दो, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल कर दो, तो ये आ जाएगा ए। अब बी की बात करते हैं बेटा, यहीं पर हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे किसके लिए, बी कंपोनेंट के लिए, तो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, तो ये क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन, और जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है फॉर ए गिवन सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी के इक्वल होता है, यानी 1 के इक्वल, यानी जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे एक्स ए प्लस काई एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये चाहे n तक ले जाओ, काई n तक कितने भी हो सम में, ठीक है, n तक ले जाओ, इनका सम क्या आएगा लास्ट में, हमेशा ऑलवेज यूनिटी रहेगा बेटा। मोल फ्रैक्शन कभी भी, टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का कभी भी 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें पता है ना, मान लो एक्स ए पता है और तुम्हें एक्स बी निकालना हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, टोटल तो 1 ही रहेगा हमेशा, तो एक्स ए हमें पता है, तो एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स ए हो जाएगा। अगर ऐसे ही एक्स ए नहीं पता हो एक्स बी पता हो तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा हमारा मोलैरिटी, इसके बाद जो टर्म आती है ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, एक्चुअल में ये मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये तुम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लिया था तुम लोगों ने, ठीक है, वही रिपीट हो रहा है बेटा बस जस्ट, ठीक है। तो अब जो टर्म आ रही है बेटा वो क्या है, मोलैरिटी है, क्या है, मोलैरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बेटा इसको, मोलैरिटी को। डेफिनेशन क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो डिसॉल्व हैं 1 लीटर वॉल्यूम में, किसी भी सॉल्यूशन की 1 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं, उसी को उसकी क्या बोलते हैं बेटा, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिंपल सी बात हुई, यही तो फॉर्मूला हुआ ना, डेफिनेशन से ही डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला हमने, ठीक है ना, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला निकाल लिया। और इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा, यूनिट यहीं से निकालेंगे, मोल, ऊपर से मोल आएगा और नीचे से नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल यूज करते हैं यूनिट, ऐसा यूनिट। वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या होगी बेटा, लीटर इनवर्स। अब इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि लीटर नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो वो इनवर्स में हो जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स मोलेरिटी की क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है बेटा। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ऐसा क्यों, मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम को यूज किया जाता है बेटा, और वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती है बेटा, ठीक है ना। वॉल्यूम टेम्परेचर घटने बढ़ने के साथ घटती और बढ़ती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ती कब है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, या पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो दूर दूर चलते हैं एक दूसरे से। और जब टेम्परेचर कम हो जाए, गैस ठंडी हो जाए, तो कंप्रेस हो जाती है बेटा, वॉल्यूम घट जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्या, मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड की। कितने मेथड हो चुके बेटा, 4 मेथड हो चुके, तो ये 5th मेथड है। 5th मेथड क्या है बेटा, मोलेरिटी। मोलेरिटी, मोलेरिटी पढ़ लिया, मोलेरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मोलेरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, या डेफिनेशन डायरेक्ट बोल देता हूं, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला निकालते हैं बेटा इनका हम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी पर किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, मोलेरिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई बेटा, मोलेरिटी हुई। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी सॉल्वेंट का मास अब हमें किस में लेना है, केजी में। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट क्या होगी, इसकी तो मोल ही रहेगी, मोल पर केजी इसकी यूनिट रहेगी बेटा, क्या रहेगी, मोल पर केजी, किसकी, मोलेरिटी की यूनिट रहेगी बेटा। और दूसरी चीज ध्यान रखने वाली क्या है, मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, जबकि मोलेरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी आजाद होती है, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, कितना ही बढ़ो कितना ही घटो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से बेटा, ये वैल्यू सेम ही रहनी। क्यों, क्योंकि मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा होता तो सर्दियों में हमारा वजन कुछ होता, गर्मियों में हमारा वजन कुछ होता, सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मोलेरिटी और मोलेरिटी में कौन सी अगर टर्म पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो सिंपल सी बात है बेटा, मोलेरिटी और मोलेरिटी में से मोलेरिटी ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलेरिटी टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो 6th टर्म हमारी आने वाली है बेटा, 6th मेथड है, वो है नॉर्मेलिटी। अब इसके बारे में अभी तक शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बेटा। तो अब फॉर्मूला तो तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है।
ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का भी अपना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बेटा। इसमें क्या होता है, जो मास होता है, मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास, यानी मोलर मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, मोलिकुलर वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास, या फिर मैं ये कह दूं कि मोलिकुलर मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कह सकते हो तुम। अगर ऐसे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट निकलते ही हमें इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इतनी है सॉल्यूट के, और वॉल्यूम तो लीटर में लेनी ही लेनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बारी आती है बेटा इसकी भी, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज हो रहा है। यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट था, यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जहां भी यूज होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, और मास जहां भी यूज होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी बेटा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा जो लास्ट वन हमारा आता है वो क्या होता है, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी ये वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो, जो तुम लोग डेली लाइफ में करते हो। फॉर्मेलिटी क्या है, वीडियो 5 मिनट चलाई, उसके बाद छोड़ दिया, फिर देखा ही नहीं। ऐसा लगता होगा ना, टीचर देख रहा होगा, उसको पता चल गया कि हाँ बस मैंने देख ली है सारी की सारी वीडियो। ऐसा नहीं होता बेटा। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अब नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा बेटा। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा इसका, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास सॉल्यूट का और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा। हालांकि तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ये तीनों चीजें प्रैक्टिकल में जरूर पूछी जाती है बेटा। वाइवा के टाइम पे तीनों चीजें पूछी जाती है। तुमसे ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इनकी यूनिट्स पूछ ली जाती है। इसीलिए मैंने आपको ये करवा दिए, यानी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज भी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में वैसे नॉर्मेलिटी भी नहीं दी हुई और ना ही फॉर्मेलिटी दी हुई, ये मैंने अपनी तरफ से करवा दी है बेटा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज जो लास्ट टॉपिक आज का बेटा जो मैं करवाना चाहता हूं वो क्या है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। टॉपिक क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है बेटा, देखो रिलेशन तो अपने आप ही बनेगा क्योंकि नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और मोलैरिटी भी वॉल्यूम पे ही डिपेंड करती है। मोलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर इन लीटर, सिंपल सी बात थी। तो दोनों में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ही। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये रिलेशन होता है बेटा दोनों के बीच में। क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ये आईआईटी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले रिलेशन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो पूछ लेता है कई बार। क्या है, इस पे ही न्यूमेरिकल डाल देता है। ठीक है, वो तुम्हें क्या देगा, मोलिकुलर मास देगा, इक्विवेलेंट मास तुम्हें दे देगा। ठीक है, या इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए, और मोलैरिटी दे देगा। ठीक है, मोलिकुलर मास दे देगा, मोलैरिटी दे देगा, नॉर्मेलिटी पूछेगा, इक्विवेलेंट मास तुम्हें याद होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला सिंपल है, नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। अदरवाइज अगर तुम्हें ये रिलेशन नहीं पता होगा तो तुम बस फॉर्मूले में पुट करते रह जाओगे कि हम मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है, नॉर्मेलिटी का याद है, लेकिन बन तो कुछ नहीं रहा है। तो दोनों का रिलेशन तुम्हें याद रखना जरूरी है बेटा। ठीक है।